हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में मैं विद्यासागर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोगों ने क्लास 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, 4 किया था और आज हम लोगों का साइंस टेस्ट जो है 5 है। और जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है आप लोगों को कि जो हम लोगों का साइंस का क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के विद्यार्थी क्यों ना हो। अगर उस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कॉल भी किए थे कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा सा लो कर दीजिए। तो आज क्वेश्चन थोड़ा सा लो किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लो किए हैं, थोड़ा सा लो। चलिए तो हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का दिया हुआ है बाबू कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है। ठीक है, मतलब इंडिया का जो फिजिक्स लैब है वो कहाँ है। ठीक है, तो इंडिया का जो फिजिक्स लैब है बाबू ये हम लोगों का न्यू दिल्ली में है। इंडिया का जो फिजिक्स लैब है, भारत का राष्ट्रीय फिजिक्स लैब जो है यह हम लोगों के नई दिल्ली में है। अब देखो, जब ये क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं तो जैसे इंडिया के फिजिक्स लैब से तो पूछेगा ही। और जनरली जो फिजिक्स लैब है, इस फिजिक्स लैब में जो माप तौल से संबंधित चीज़ें हैं उसका यहीं पे सब कुछ किया जाता है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछे कि माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन BIPM, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल पोर्ट्स एंड मेजरमेंट, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BIPM, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो माप तौल को कंट्रोल करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है बाबू, ये हेडक्वार्टर्स हम लोगों का है सेवेरस में। सेवेरस कहाँ है बाबू? तो ये है फ्रांस में, फ्रांस। तो ध्यान रखेंगे हम लोग BIPM का हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है और भारत का फिजिक्स लैब जो है यह नई दिल्ली में है। और केमिस्ट्री का जो लैब है यह हम लोगों का पुणे में है। केमिस्ट्री का लैब पुणे में है, फिजिक्स का लैब नई दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना दोनों क्वेश्चन का तारीफ किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरख जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में अवरख जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? अवरख, जिसे हम लोग अवरख को माइका कहते हैं। अवरख के लिए क्या वर्ड है बाबू? माइका। माइका इसको हम लोग बोलते हैं, अवरख को माइका के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो अवरख जो है ये किस उद्योग के लिए है? तो जानते होंगे अवरख जो होता है बाबू ये हीट का गुड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है। लेकिन यह जो है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर है। यानी माइका से होकर करंट पास नहीं कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक हीट क्या करेगा? पास करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में क्या किया था? माइका अवरख रहता है, अवरख के ऊपर में नाइक्रोम वाला प्लेट रहता है। तो ये जो है हम लोगों का माइका अवरख, ये विद्युत उद्योग के लिए काफ़ी अच्छा है। खिलौना तो बनेगा नहीं अवरख से, लोहा में कोई यूज नहीं है, इस्पात में कोई यूज नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ठीक है, तो ऊष्मा का चालक तो जनरली हम लोग सॉलिड में पढ़े हैं कि मेटल जो होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिक्विड कौन सा है। तो बाबू जब भी अगर हम लोगों से पूछे कि बहुत अच्छा चालक, तो बहुत अच्छा चालक का मतलब हुआ कि वैसा मटेरियल जिसका स्पेसिफिक हीट, वैसा मटेरियल जिसका स्पेसिफिक हीट, जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जिसका कम होगा, मतलब कि वह हीट का उतना ही अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ पे बाबू जो ऑप्शन दिया गया इसमें मरकरी, मरकरी का विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होता है, जिसके कारण यह हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और ये जान करके आप लोगों को हैरानी होगी कि मरकरी का यही प्रॉपर्टी जो है, इसी के कारण इसका हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं। थर्मामीटर में मरकरी का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि मरकरी का पारा का स्पेसिफिक हीट मिनिमम होता है, जिसके कारण अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इधर उधर होगा तो तुरंत ये शो करने लगेगा। हालांकि थर्मामीटर में यूज करने के और भी कारण है। पारा जो है शीशा में नहीं चिपकता है, इसका रीजन ये है कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम होता है। तीसरा कंडीशन ये है कि पारा जो है यह अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है और काफी ब्राइटनेस होता है। तो अपारदर्शी, चमकीला, विशिष्ट ऊष्मा कम
और शीशा में नहीं चिपकता है, इसलिए हम लोग पारा का उपयोग करते हैं थर्मामीटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पारा का जो हिमांक बिंदु है, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यह -39 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है और यह एक जहरीली धातु है। यह एक जहरीली धातु है और ध्यान रखेंगे कि किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी मिल जाए तो यह जो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसको अमलगम कहते हैं। अमलगम। किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी दिख रहा है या किसी भी मिक्सचर में जिसमें मरकरी है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। तो अमलगम जो है वो क्या है? मरकरी और बाकी मेटल का मिक्सचर है, यानी मरकरी कंपलसरी है अमलगम के लिए। लेकिन ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फेरस होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, इन तीनों मेटल के साथ मरकरी अमलगम नहीं बनाता है। इन तीनों मेटल के साथ मरकरी अमलगम नहीं बनाता है। किसके साथ? फेरस, निकेल और कोबाल्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है बाबू कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में गैस बाबू हम लोग कौन सा भरेंगे? तो जो हल्की गैस होगी। तो इस दुनिया में सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन सा है बाबू? हीलियम। तो क्या हम लोग हाइड्रोजन भर सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं भर सकते हैं? तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यह एक्सप्लोज कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। यानी मिक्सचर जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये एक्सप्लोसिव होगा, विस्फोटक होगा। तो हाइड्रोजन का हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं गुब्बारे में। क्यों नहीं करते हैं हाइड्रोजन का? तो ये आपके लिए होना चाहिए लॉजिक, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग गुब्बारे में नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो गुब्बारे में हम लोग कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं बाबू? तो हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ विस्फोट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बाबू कि खुले में कुछ देर दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तब पहले तो ये जानेंगे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस में है बाबू? तो कोल्ड ड्रिंक्स में है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। पानी और CO2 मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। साइट्रिक एसिड बाबू लेमन में है, नींबू में है। एसिटिक एसिड बाबू सिरका में है, विनेगर में है। लैक्टिक एसिड दूध में है। तो दूध के खट्टा होने का जो रीजन है वो लैक्टिक एसिड है। अब पहली बात तो एक बात दिमाग में रख लो बाबू कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आपके क्वेश्चन में दूध है, अगर आपके क्वेश्चन में मिल्क है, दूध है, तो उसका आंसर लैक्टो से होगा ही। अगर चारों ऑप्शन में कोई भी एक लैक्टो दिख रहा है तो आंसर है। कोई भी क्वेश्चन मिल्क से रिलेटेड हो, सिवाय एक क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शन है। वह कौन सा क्वेश्चन एक्सेप्शन है ये तो ये जानना होगा। तो वह जो है सावर बटर, जिसे सड़ा हुआ मक्खन कहते हैं, दुर्गंध युक्त मक्खन कहते हैं, तो सावर बटर में ब्यूटेरिक एसिड आंसर होता है। नहीं तो हर क्वेश्चन का, जैसे दूध के प्यूरिटी को किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध के डेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज। दूध में कौन सा बैक्टीरिया है? ठीक है, तो दूध से जब दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। ये चीजें सबका आंसर लैक्टो से होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, बस सावर बटर ध्यान रखना है कि सावर बटर में कौन सा एसिड होता है बाबू? तो ब्यूटेरिक एसिड। खट्टा मक्खन, दुर्गंध युक्त मक्खन, इसमें पाया जाता है हम लोगों का ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये हुआ बाबू कि कोई भी हम लोग प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, पौधा को, तो जनरली पौधा की फितरत है कि हम लोग इसको मिट्टी में उपजाते हैं, कोई भी पौधा है। लेकिन ये नया टेक्नोलॉजी है, हालांकि टेक्नोलॉजी क्या कहेंगे, एक नया तरीका है कि हम लोग पौधे को पानी में डेवलप करेंगे बिना मिट्टी का। मिट्टी विहीन प्लांट को डेवलप करना ही हाइड्रोपोनिक्स है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना मिट्टी का प्लांट कैसे होगा भाई? तो जैसे अगर हम लोग किसी प्लांट को किसी गमला में लगा दिए, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस पानी में ही बाहर से मिनरल्स देंगे, पानी में ही पौधा को जो भी चीज चाहिए वो पानी में डाल दिया जाएगा, मिट्टी नहीं मिलेगा केवल उसको। तो पौधा को मिट्टी नहीं मिलेगा तो मिट्टी में पौधा क्यों उगता है? क्योंकि मिट्टी से पौधे को ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो जब पौधे को पोषक तत्व हम लोग पानी में दे ही देंगे
तो फिर क्या जरूरत है? तो हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी के बिना पानी में पौधे को डेवलप करना ही क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मसल्स पेशी कौन सा है? तो सबसे मजबूत की जहां बात आएगी तो आंसर हम लोगों का क्या होना चाहिए? जबड़ा। और जबड़ा में भी पूछ दे कौन जबड़ा भाई, तो निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा मजबूत है। और यह भी जान लेना है कि मनुष्य का निचला जबड़ा ही घूमता फिरता है। आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जानवर है पृथ्वी पर जिसका दोनों जबड़ा हिलता है? तो मनुष्य का केवल नीचे वाला ही जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। लेकिन इस पृथ्वी पर मगरमच्छ एक जानवर है जिसका दोनों जबड़ा एक्टिव रहता है, ध्यान रखना होगा इसको, दोनों जबड़ा उसका एक्टिव रहता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो पहले तो अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें तो हमारे पैंक्रियाज से, अग्नाशय में पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे लैगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं, लैगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। और इसी में पाया जाता है बीटा सेल। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है हमारे बॉडी में, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, प्लांट में आंसर देना है। तो डहेलिया नाम का एक पौधा है जिसकी जड़ में इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। डहेलिया नामक पौधे की जड़ में इंसुलिन पाया जाता है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डहेलिया नामक पौधा, डहेलिया नामक पौधा। क्लियर? इंसुलिन मनुष्य में पूछे तो कहां? तो अग्नाशय में, पैंक्रियाज में लैगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, उसी द्वीपिका में बीटा सेल पाया जाता है और उसी बीटा सेल में रहता है इंसुलिन। और जब ये बीटा सेल गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज हो चुका है। ठीक है। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो कंचन कहे, बनारसी कहे, कृष्णा कहे, ये सब किस्म है गुजबेरी का। गुजबेरी बोले तो आंवला, इंडियन गुजबेरी को आंवला कहते हैं और आंवला के ये किस्म है। और आंवला जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। आंवला जो है इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो अगर व्यक्ति को बीमारी की बात करें तो उसको स्कर्वी बीमारी होती है, जो मसूड़े की बीमारी है। और विटामिन सी का हमारे बॉडी में आयरन को अवशोषित करने का, आयरन को ऑब्जर्व करने का काम होता है। इसके अलावा विटामिन सी की अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो हम लोग का ब्लड वेसल्स फटने लगता है, तो व्यक्ति खून की उल्टियां करने लगता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से खून की उल्टी होती है, तो विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखना होगा उसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या कह रहा है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो HIV एड्स रोग संक्रमित ब्लड से फैलता है, बिना उबली हुई सुई, यानी किसी को इंजेक्शन दिया गया है उसी सुई से ले लेंगे बिना उबाले तो भी फैलेगा। असुरक्षित यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन के साथ भी, और मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, एड्स नहीं फैलता है। तो आंसर इज द सी, आंसर इज द सी, आंसर इज द सी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। किस तरह का कैंसर है? तो ल्यूकेमिया जो है इसी को बोलते हैं बाबू ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ही बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया एक कैंसर है जो किसकी बढ़ने से होता है? तो ध्यान रखेंगे बाबू, हमारे शरीर में WBC जब बढ़ता है तो ल्यूकेमिया बीमारी होती है, ब्लड कैंसर होता है। और जब घटता है तो बीमारी होती है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। WBC की यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया बीमारी होती है। पिछला साल का क्वेश्चन है झारखंड का, हमेशा बस अधिक वाला पूछा जाता है, लेकिन झारखंड ने सीधा उल्टा कर दिया। तो WBC जब अधिक होगा तो बीमारी कौन सी होगी? तो WBC की अधिकता होने पर बीमारी होती है ल्यूको नहीं बल्कि ल्यूकेमिया, और कमी होगा तो ल्यूकोपीनिया। अब ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं बाबू फास्फोरस 32 से। ब्लड कैंसर का इलाज किससे होता है? फास्फोरस 32 से, फास्फोरस 32। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कह रहा है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन जो है यह कह रहा है क्या, देखेंगे। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि से किया जाएगा?
तो आप लोग इसका आंसर देंगे क्या, इससे हम लोग करेंगे। तो पृथ्वी की आयु का मापन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन कार्बन डेटिंग C14। तो C14 से जीवाश्म के उम्र का पता लगाते हैं। यूरेनियम 238 से चट्टान के उम्र का पता लगाते हैं। तो पृथ्वी क्या है, चट्टान है। तो यूरेनियम विधि से, यूरेनियम 238 वाला विधि से हम लोग किसको करेंगे, चट्टान के उम्र का पता लगाएंगे, पृथ्वी के उम्र का पता लगाएंगे। सोडियम 24 से अगर हमारे ब्लड में थक्का बन गया है तो उसका पता लगेगा। अगर हमारे थायराइड ग्रंथि में कोई गड़बड़ी है तो आयोडीन 131 से यूज करेंगे। अगर हम लोग के पैंक्रियाज में कोई गड़बड़ी है तो सेलेनियम 79 यूज करेंगे। अगर हमारे शरीर में कहीं कैंसर हुआ है, पता लगाना है, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीमारियों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो ऐसे हम 15 लिखवाते हैं और 15 में से ही कोई ना कोई एक एग्जाम में हम लोगों का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट, देखिए कार्बन क्रेडिट बहुत सारे बच्चे समझते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी समझते होंगे। कार्बन क्रेडिट है कि किसी भी कंट्री को कितना CO2 निकालेगा, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर कंट्री को दिया गया है कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, तो CO2 के लिमिट को शो करता है और एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 kg CO2। अगर मान के चलते हैं कि भारत को मिल गया कि 10,000 कार्बन क्रेडिट, इसका मतलब कि 10,000 × 1000 kg CO2 अपने इंडस्ट्री से वो निकाल सकता है। लेकिन बहुत सारे देश हैं जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये अपने कार्बन क्रेडिट का क्या यूज करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ कोई कंपनी है नहीं। तो ये कार्बन क्रेडिट विकसित कंट्री को बेच देते हैं। तब शुरू हुआ कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन व्यापार, ठीक है ना। कार्बन क्रेडिट को बेचना ही क्या है, कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन व्यापार है। और जब कोई देश को नहीं मिला दूसरे का कार्बन क्रेडिट और उस लिमिट को क्रॉस कर गया तो वह टैक्स देगा, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन टैक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टैक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन फिर हम लोगों का है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, सुअर को क्यों भगा के रखेंगे। तो सुअर जो है ये अपने साथ बीमारी लेकर घूमती है, वायरस लेकर घूमती है, जापानी इंसेफेलाइटिस वाला। तो जापानी इंसेफेलाइटिस फैल जाएगा, तो इसलिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखेंगे। सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस सेट का है 16 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, देखिए क्या आंसर ला रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है बताइए। एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है। वर्णांध XY पुरुष है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो C हमने दे दिया क्योंकि X क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। सामान्य स्त्री से होती है तो XX से होगा। तो बोल रहा है कि इनके बच्चों में क्या होगा, तो इनके बच्चों को देखते हैं क्या होता है भाई। इनके बच्चों सामान्य थी, उनके बच्चों में कोई निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए इनसे, देखिए बच्चे आ रहे हैं भाई X और X, तो XC, X का जन्म हुआ, ये X और ये X, तो XC X का जन्म हुआ, ये Y ये X, तो XY का जन्म हुआ, ये Y ये X, तो XY का जन्म हुआ। ये दोनों पुत्र हैं और ये दोनों पुत्रियां हैं। पुत्रियां जो होती है उनमें अगर एक ही X अफेक्टेड रहेगा तो इसको कैरियर कहते हैं, वाहक कहते हैं। यानी अगर पिता को कलर ब्लाइंडनेस है और माता को नहीं है तो उनकी पुत्रियां इसका कैरियर होगी, ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। इनके जो बच्चे होंगे उनमें 50% जाने की उम्मीद होगी और पुत्र तो एकदम सही है यहाँ, तो इसलिए आंसर क्या होगा 0%। आंसर क्या होगा 0%। आंसर होगा हम लोग का 0%। क्लियर, 0 0। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में संश्लेषण किसका नहीं होता है। थैलेसीमिया बाबू ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया में बच्चे के शरीर में ब्लड नहीं बनता है और ब्लड को ही बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसलिए अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बच्चों में ये बीमारियां पाई जाती है जिनको ब्लड डोनेट करने से उनको ब्लड मिलेगा तो जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो ब्लड के अभाव में ऐसे बच्चे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।
आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। बायोचिप क्या होता है? बायोचिप, तो जैसे हम लोग सिलिकॉन चिप का यूज करते हैं, सिलिकॉन चिप का यूज करते हैं मोबाइल वगैरह में, मेमोरी कार्ड को, तो ये बोल रहा है बायो, ये बायोलॉजिकल होगा। तो जो हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं चिप, इसमें सिलिकॉन है, उपधातु है, मेटलॉइड्स है, लेकिन जो बायोलॉजिकल चिप होगा इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। तो बायोलॉजिकल चिप में आरएनए होगा, डीएनए होगा और प्रोटीन होगा। आरएनए होगा, डीएनए होगा और प्रोटीन होगा। दैट इज द बायोचिप। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? सुनहरा चावल का नाम सुने हैं, जिसे हम लोग स्वर्ण चावल भी कहते हैं। सुनहरा चावल को क्या बोलते हैं बाबू? स्वर्ण चावल या स्वर्ण चावल ऐसे लिखते हैं, स्वर्ण चावल। स्वर्ण चावल इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू? गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ठीक है, ये जो चावल है बाबू, इसमें विटामिन ए रहता है। दुनिया के जितने चावल हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट्स रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है 70% के आसपास। लेकिन गोल्डन राइस जो है ये बायोटेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया एक चावल है। इस गोल्डन राइस में विटामिन ए रहता है। तो विटामिन ए इसमें बना कहां से? तो इसको बनाने के लिए बाबू यूज किया गया डैफोडिल नामक बैक्टीरिया के जीन का, डैफोडिल नामक बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यह चावल जो है विटामिन ए बना पाता है। तो विटामिन ए का अच्छा सोर्स गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि गोल्डन राइस किसका स्रोत है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए का सोर्स है। अब बाकी चावल किसका सोर्स होते हैं? तो बाकी चावल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं। मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान किससे करेंगे? तो इसके लिए इंडोस्कोपी, इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इंडोस्कोप जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्योरी पर इंडोस्कोपी काम करता है, और इस यंत्र की सहायता से मनुष्य के आंतरिक रोगों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण मृग मरीचिका, मिराग दिखाई देता है, लूमिंग की घटना देखने को मिलती है। हीरा चमकने का कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टूटा हुआ कांच भी ज्यादा चमकता है, उसका भी कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर हम लोग का क्वेश्चन है बाबू 22, मेढक के कायांतरण में क्या होता है? कायांतरण का मतलब हुआ कि जैसे मेढक जब बच्चा रहता है तो इस बेचारे को टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल के पास एक सुंदर सा पूंछ भी होता है। एसएससी एक बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके शिशु अवस्था में पूंछ होता है? फिर नहीं होता। तो मेढक जो है इसके बाल्यावस्था में पूंछ होता है, उस समय इसको टेडपोल कहते हैं। तो बोल रहा है कि जब टेडपोल से यह मेढक बनता है तो इसका कौन सा अंग गायब होगा या क्या हो सकता है? तो पिछली टांगें समाप्त हो जाती है? नहीं, पिछला टांग तो रहता है भाई। खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? नहीं, खाना पीना उसका सही रहता है। त्वचा बचपन में जैसा रहता है वैसा ही रहता है। उसका इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है, उसका इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है। और एक बार रेलवे का हमने क्वेश्चन देखा, पूछा गया था जंपिंग चिकन के नाम से किसे जानते हैं? तो इसको मेढक को जंपिंग चिकन भी कहते हैं। मेघालय के लोग मेढक खाते हैं, मेढक को फ्राई करते हैं, तो मेढक जंप करता है इसलिए उसका नाम रख दिया गया जंपिंग चिकन। तो ध्यान रखेंगे, रेलवे के अगर विद्यार्थी हैं तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन हम लोग का जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जार्विक 7 इज आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय होता है, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 को बनाने वाला वैज्ञानिक जो था उसका नाम जार्विक था, इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था कोल्फ। कोल्फ और जार्विक नामक वैज्ञानिक ने मिलकर आर्टिफिशियल हार्ट बनाया, और इस आर्टिफिशियल हार्ट को 1982 ईस्वी में पहली बार मनुष्य में लगाया गया था। जार्विक 7 को 1982 ईस्वी में पहली बार मनुष्य में लगाया गया और यह सक्सेसफुल रहा, और यह एक आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय। रात्रि के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? गांव में देखते होंगे कि रात में पेड़ के नीचे एक अच्छा सा भूत का नाम रहता है। गांव में जितना बड़ा बड़ा वृक्ष रहता है उतना बड़ा बड़ा भूत रहता है। ठीक है, जनरली गांव के लोग पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं, डरते हैं कि रात में भूत आएगा, दबा देगा गर्दन वगैरह। तो जनरली जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं, रेस्पायरेशन भी करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण भी पौधे करते हैं दिन में और श्वसन भी करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का रेशियो 7 रहता है और श्वसन का रेशियो 2 रहता है। और रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे नहीं करेंगे, श्वसन केवल करते हैं, रेस्पायरेशन केवल करते हैं। तो श्वसन के दौरान पौधे भी CO2 छोड़ते हैं। तो बड़ा वृक्ष है तो उसके अगल बगल के वातावरण में क्या हो जाएगा, CO2। आप उसी CO2 में सोए हुए हैं, तो जब CO2 के वातावरण में आप सोइएगा तो आपको घुटन फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई गर्दन दबा दिया है। तो हो सकता है कि ईसा पूर्व में ये घटना किसी के साथ घटा होगा, तो अपना लेवा बिछौना लेकर के भाग गया होगा और बोला होगा कि भूत आ गया। ठीक है, तो रात में हम लोग पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोएंगे, तो क्योंकि पेड़ के अगल बगल में CO2 का वातावरण रहता है, इसमें दम घुटने लगेगा, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। तो इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये रात में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आया था पंचायत, देखे होंगे आप लोग, उसमें भी एक पेड़ के नीचे भूत था। लॉकडाउन में यही सब ना काम करना है। निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को पचा सकता है, रेशा यानी फाइबर यानी रुक्षांश जिसे रफेज भी कहते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं। बकरी शाकाहारी है तो पचा लेगी, हाथी शाकाहारी है तो पचा लेगी, गाय भी पचा लेगी, लेकिन सुअर तो बेचारा सर्वाहारी है, तो सर्वाहारी जो है ये रेशा को नहीं पचाते हैं। हम लोग भी नहीं पचाते हैं। खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर जो हम लोग खाते हैं तो उसमें बाकी का मटेरियल पचता है, उसका फाइबर नहीं पचता है। और ये फाइबर हमारे इंटेस्टाइन को, एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को साफ रखता है, इसलिए फाइबर हमारे भोजन में अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों में ऊर्जा का क्या स्रोत है। कोई भी स्टार है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो सितारों में बाबू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और इसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही क्या है, संलयन है, और यही तारों के ऊर्जा का स्रोत है। तो ये जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तारों में से, उस दिन तारों की मौत हो जाएगी। सूर्य भी हमारा एक तारा है जो एक ना एक दिन मरेगा, लेकिन वो मरेगा बहुत दिन बाद, तब तक हम लोग रहेंगे। चलिए, जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान कितना होता है। सूर्य वाला बल्ब देखे होंगे, पीला रंग का जलता था पहले, उसके अंदर का तापमान कितना होता है। तो जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए बल्ब का तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम एडिसन था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, और पहली बार जब बल्ब मार्केट में आया था तो उस बल्ब का जो स्लोगन दिया गया था कि सूर्य का एकमात्र विकल्प। ठीक है ना, बल्ब जब आया मार्केट में तो प्रचार इसका होता था कि सूर्य का एकमात्र विकल्प है ये बल्ब। तो लोग भाई सूर्य का ऑप्शन ढूंढ लिए, तो काफ़ी बल्ब बिका। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 28 नंबर 28 क्या कह रहा है, इस पे विचार करो। 28 कह रहा है बाबू कि जल है, इस्पात है, नाइट्रोजन है। अब बोल रहा है कि ध्वनि का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, उसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है बाबू। तो ये जान लो पहला नंबर कि जो साउंड है ये सॉलिड में सबसे तेज भागता है, इसके बाद लिक्विड में भागता है, और लास्ट में ये गैस में सबसे कम भागता है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है 3 नंबर, ये गैस है, तो इसमें सबसे कम है, तो 3 नंबर को पहले लाओ, तो यही दोनों में है। फिर बोल रहा है इसके बाद जल है, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो 3 1 2 हो गया आंसर। यानी सबसे तेज किस में भागेगा बाबू, तो इस्पात में। सबसे तेज इस्पात में, इससे कम जल में, और इससे कम नाइट्रोजन में। ठीक है, गैस में सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज्यादा। ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, तो ये सॉलिड है, इसी में ना होगा, मेटल में होगा। किस में होगा, मेटल में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापियों में एक समान होंगे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक समान बताना है। ऐसा कौन सा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल होता है। तो इसका आंसर आप लोग एकदम रट गए होंगे कि -40 डिग्री होगा ही नहीं, -40 डिग्री होगा। लेकिन आप चाहेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा, तो चेक करने का तरीका क्या है बाबू, कि आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, जिस फार्मूला का नाम क्या है, C/5 = F - 32/9।
इस पे क्या करेंगे, सेल्सियस के जगह पे -40 रख के देखिएगा, अगर एफ का वैल्यू भी -40 आ गया यानी क्या है, यह सही है। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर। या सी के जगह पे मान लिया कि वह टेम्परेचर x है तो x/5, एफ के जगह पे भी x हो जाएगा ना, दोनों समान है तो -32/9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x बराबर 5x माइनस 160 होगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर -160, तो 4 चौका 16 -40 डिग्री, x बराबर कितना आया, -40। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट और ये हो गया चेक कर लेने का। मान लिया कि दोनों तापमान कितना है, x है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के आज के टेस्ट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, थोड़ा सा हम लोगों को लेवल अपना मेंटेन करके रखना होगा। आप लोग कितना मार्क्स लाते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।